Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Here is Tamur Hamid and a very warm welcome to all of you in my YouTube channel Universe of Physics. स्टूडेंट्स, आज जो हम अपना टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट। इससे पहले हमने जो अपना प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। तो आज इसी तरह हम वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट को, कि हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। जब हमारे पास दो वेक्टर्स हों, उनको आपस में हम मल्टीप्लाई करें, उनका रिज़ल्ट हमारे पास जब एक वेक्टर क्वांटिटी आए तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। व्हेन अ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट्स अ वेक्टर क्वांटिटी देन सच प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन को। व्हेन अ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स results a vector quantity then such product is called vector product then such product is called vector product। यानी जब दो वेक्टर्स को हम आपस में क्या करें? मल्टीप्लाई करें, दो वेक्टर्स का हम आपस में प्रोडक्ट लें तो उनका रिजल्ट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आए तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक वेक्टर ए है और ये क्या है? वेक्टर बी है। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, यानी दो वेक्टर्स मैंने क्या कर दिए? ले लिए। व्हेन टू वेक्टर्स ए एंड बी आर मल्टीप्लाइड इन सच अ वे, जब इन दो वेक्टर्स को हम आपस में क्या करें? मल्टीप्लाई करें, इस तरह से मल्टीप्लाई करें, देन देयर रिजल्ट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। इनका रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाए? एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। व्हेन टू वेक्टर्स ए एंड बी, जब दो वेक्टर्स ए और बी आर मल्टीप्लाइड इन सच अ वे, इनको हम मल्टीप्लाई करें या इनका हम आपस में प्रोडक्ट फाइंड करें इस तरह, देन देयर रिजल्ट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इनका रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाए? एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। अब जो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट होता है, ठीक है, इसको हम जब लिखते हैं, ठीक है, तो दो वेक्टर्स के दरमियान हम क्रॉस शो करते हैं, क्रॉस का सिंबल शो करते हैं। तो इसी तरह हम वेक्टर प्रोडक्ट को फिर दूसरे लफ्ज़ में हम क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो हम साथ ये भी लिख सकते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय प्लेसिंग क्रॉस बिटवीन टू वेक्टर्स। यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? दो वेक्टर्स के दरमियान हम क्या करते हैं? क्रॉस का सिंबल शो करते हैं। सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। इसीलिए इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। यानी जब दो वेक्टर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन को हम शो करते हैं ए क्रॉस बी से। ठीक है, इसीलिए हम वेक्टर प्रोडक्ट को दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब एक्सप्लेन करने के लिए वेक्टर प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मैं एक प्लेन लेता हूँ, एक एरिया लेता हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक एरिया है, एक प्लेन है। इस प्लेन के अंदर मैंने दो वेक्टर्स ले लिए हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक वेक्टर ए है, ठीक है, और ये एक क्या है? वेक्टर बी है। अब ये वेक्टर ए और बी मेरे साथ जो एंगल बना रहे हैं आपस में, वो एंगल आपस के एंगल थीटा है। कंसिडर टू वेक्टर्स ए एंड बी मेकिंग एंगल थीटा इन अ पैरेललोग्राम या इन अ प्लेन। यानी कि दो वेक्टर्स आपने ले लिए, ए और बी। ये वेक्टर ए और बी आपस में जो बना रहे हैं एंगल, आपस में वो क्या है? एंगल थीटा है। और हमने लिए कहाँ में? एक प्लेन में एंगल लिए हैं। यानी ये दोनों वेक्टर्स हमने एक प्लेन एरिया में लिए हैं, एक पैरेललोग्राम में लिए हैं। अब जब इन दोनों वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब इन दोनों वेक्टर्स को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब इन दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्रॉस बी को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें इनकी वजह से एक तीसरा वेक्टर मिलेगा और उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं? सी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम डेफिनेशन में क्या किया है कि जब दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनसे हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी को हमने मल्टीप्लाई किया, हमें एक तीसरा वेक्टर मिल गया। ठीक है, और उस वेक्टर को मैंने किससे शो कर दिया? सी से शो कर दिया। अब इस सी जो वेक्टर है
इसकी मेरे पास मैग्नीट्यूड भी होगी और इसकी मेरे पास डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। तो हम साथ लिखते हैं द वेक्टर सी हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी वेक्टर सी की हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होगी और उसकी हमारे पास डायरेक्शन भी होगी। तो सबसे पहले हम वेक्टर सी की मैग्नीट्यूड को अगर शो करें, वेक्टर सी की मैग्नीट्यूड को, या हम इस तरह लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, यानी जो वेक्टर सी की हमारे पास मैग्नीट्यूड होगी वो हमारे पास इक्वल होगी ए बी साइन ऑफ थीटा के। वो हमारे पास किसकी इक्वल होगी? ए बी साइन ऑफ थीटा के। और टू फाइंड डायरेक्शन यानी वेक्टर सी की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम क्या लेते हैं? वी यूज़ यूनिट वेक्टर। इसके बाद हम डायग्राम की तरफ जाते हैं। वी यूज़ यूनिट वेक्टर, और उस यूनिट वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो हम यूनिट वेक्टर लेते हैं ये हमारे पास इस प्लेन के अलोंग हम नॉर्मल लेते हैं, ठीक है। वी यूज़ यूनिट वेक्टर इन विच इज़ नॉर्मल टू अ प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी, यानी ये जो वेक्टर ए और बी हमने जिस प्लेन में लिए हैं, तो जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो हमारे पास तीसरा वेक्टर आएगा वो हमारे पास वेक्टर सी जो होगा, ठीक है, उसको हम किससे अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जब वेक्टर ए और बी को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनसे हमारे पास एक तीसरा वेक्टर आएगा, और वो वेक्टर क्या है? हमारे पास सी है। इस वेक्टर सी की मेरे पास मैग्नीट्यूड भी है और इस वेक्टर सी की मेरे पास डायरेक्शन भी है। तो जो मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी होगी वो मेरे पास ए बी साइन थीटा के इक्वल होगी। और डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए वेक्टर सी को हम क्या यूज़ करते हैं? यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं, विच इज़ नॉर्मल टू अ प्लेन। जो इस प्लेन के क्या होगा? हमारे पास नॉर्मल होगा। कौन से प्लेन के नॉर्मल? जिस प्लेन में हमने इस वेक्टर ए और बी को लिया हुआ है, विच इज़ नॉर्मल टू अ प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी, यानी जो वेक्टर हमारे पास यूनिट वेक्टर एन होगा ये हमारे पास इस प्लेन के नॉर्मल हम इसको ड्रा करेंगे जिस प्लेन में हमने वेक्टर ए और बी को लिया हुआ है। तो इट्स मीन कि वेक्टर सी की हमने मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर ली और हमने डायरेक्शन भी फाइंड कर ली, ठीक है। तो हमारे पास जो वेक्टर सी होगा फिर वो किसकी इक्वल हो जाएगा जी? ए बी साइन ऑफ थीटा, यानी इसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा हो जाएगा, और इसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी? एन यूनिट वेक्टर से हम इसकी डायरेक्शन को कर देंगे, शो कर देंगे। तो जब इस वेक्टर सी की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँगा, जब वेक्टर सी की वैल्यू को मैं किस में पुट करूँगा? इक्वेशन नंबर 1 में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे जो मेरे पास ये ए है, ठीक है, ए रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। जो मेरे पास ए है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस ए बी साइन थीटा में ए मेरे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो मेरे पास बी साइन थीटा है, बी साइन ऑफ थीटा रिप्रेजेंट मेरे को पास किसको कर रहा है? वेक्टर बी के उस कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मेरे पास परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी साइन ऑफ थीटा रिप्रेजेंट्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, यानी वेक्टर बी के उस कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है विच इज़ परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, यानी जो हमारे पास बी साइन ऑफ थीटा है, दिस बी साइन ऑफ थीटा, ये बी साइन ऑफ थीटा मेरे पास इस वेक्टर बी के उस कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा जो मेरे पास वेक्टर ए के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और वो कंपोनेंट हमेशा हमारे पास कौन सा होता है? वाई कंपोनेंट होता है। वो कंपोनेंट हमारे पास कौन सा होता है? वाई कंपोनेंट। तो हमने ए के बारे में बता दिया, बी साइन ऑफ थीटा के बारे में बता दिया। अब इन हमारे पास है, इन मैंने आपको स्टार्ट में बोला था किसके लिए शो करते हैं हम? डायरेक्शन के लिए। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी, इस वेक्टर सी की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं, और वो यूनिट वेक्टर बेसिकली हमारे पास क्या होता है? एन। अब यहाँ पे ये जो एन है ये बेसिकली मेरे पास वेक्टर सी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर सी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस वेक्टर सी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, या टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी, वी यूज़ राइट हैंड रूल। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी वी यूज़ राइट हैंड रूल। हम क्या यूज़ करेंगे? राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। अब व्हाट इज़ राइट हैंड रूल?
अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग प्लेस अ फिंगर ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, यानी अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इस वेक्टर ए की डायरेक्शन में प्लेस करें। ये मेरे पास वेक्टर ए है, तो राइट हैंड की फिंगर्स को मैं इस वेक्टर ए की डायरेक्शन में प्लेस करूंगा। कर्ल्स द फिंगर ऑफ राइट हैंड टूवर्ड्स वेक्टर बी, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को वेक्टर बी की डायरेक्शन की तरफ कर्ल करना है। तो ये डायरेक्शन मेरे पास कौन सी बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही है। तो जब वेक्टर ए को राइट हैंड रूल को आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को आपने वेक्टर ए की डायरेक्शन में प्लेस करना है, फिर अपनी इन्हीं फिंगर्स को आपने कर्ल करना है, राइट हैंड की फिंगर्स को। ये जो कर्लिंग फिंगर्स होंगी ये हमारे पास शो कर रही होंगी इस प्लेन के एरिया को जिसमें हमने वेक्टर ए और बी को ड्रा किया हुआ है, और ये जो स्ट्रेच थंब होगा ये हमारे पास वेक्टर सी की डायरेक्शन को क्या कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जो इस केस में हमारे पास यहाँ से किधर है, आउटवर्ड है, यानी जिसको हमने ये ड्रा किया हुआ है। तो हम यहाँ पे जब राइट हैंड यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्ट्रेच द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन दी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, यानी अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को आपने स्ट्रेच करना है किसमें, वेक्टर ए की डायरेक्शन में। एंड देन कर्ल योर फिंगर्स टूवर्ड्स वेक्टर बी, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी फिंगर्स को वेक्टर ए से कर्ल करना स्टार्ट करना है, किधर, वेक्टर बी की तरफ। तो जब आप वेक्टर बी की तरफ कर्ल्स करेंगे, द कर्लिंग फिंगर्स शोज द एरिया ऑफ प्लेन, यानी जो कर्लिंग फिंगर्स होंगी वो इस प्लेन का, इस पैरेललोग्राम का क्या शो कर रही होंगी, एरिया शो कर रही होंगी जिसमें वेक्टर ए और बी क्या किया कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। वाइल द स्ट्रेच थंब shows the direction of वेक्टर सी, जो स्ट्रेच थंब होगा वो हमारे पास वेक्टर सी की किसको शो कर रहा होगा, डायरेक्शन को शो कर रहा होगा, जो इस केस में हमारे पास किधर आती है, आउटवर्ड आती है। अब यहाँ पे जब हमने वेक्टर ए से बी की तरफ मूव करके गए तो हम किस तरह मूव करके गए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके गए। तो फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेक्टर ए से बी की तरफ मूव करके जाएंगे तो हमारे पास जो वेक्टर सी होगा इसकी वैल्यू हमेशा हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो साथ हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें वेक्टर ए से बी की तरफ, तो उस वक्त जो हमारे पास वेक्टर सी होगा, ठीक है, इट हैज़ पॉजिटिव वैल्यू, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी वेक्टर सी के साथ हम पॉजिटिव का सिंबल यूज़ करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड जो हमारे पास होगा वो पॉजिटिव आएगा। इसी तरह जब हम बी से ए की तरफ आएंगे, फ्रॉम बी टूवर्ड्स ए, अगर मैं राइट हैंड रूल को बी से ए की तरफ यूज़ करूँ तो इस तरह जब बी से ए की तरफ हम मूव करके आएंगे तो हमने अपनी फिंगर्स को बी से ए की तरफ लाना है, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वेक्टर सी जो मेरे पास आएगा वो डाउनवर्ड आएगा, वेक्टर सी मेरे पास किधर आएगा, डाउनवर्ड। तो जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे वेक्टर सी की डायरेक्शन यहीं से ही मेरे पास किधर आ जाएगी, डाउनवर्ड आ जाएगी। तो ये जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वेक्टर सी हमेशा हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो हमारे पास वेक्टर सी होगा वो पॉजिटिव होगा, और फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन वेक्टर सी हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। इट्स मीन कि ए क्रॉस बी जो हमारे पास होगा, ए क्रॉस बी वो हमारे पास किसकी इक्वल होगा, ए बी साइन ऑफ थीटा के, ठीक है, और एन हमारे पास क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा, और यूनिट वेक्टर हमारे पास एन वेक्टर सी की डायरेक्शन को शो कर रहा है। इसी तरह अगर बी क्रॉस ए हम लेंगे, बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए में हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसकी इक्वल आएगा, माइनस बी ए साइन ऑफ थीटा के, ठीक है, वो हमारे पास किसकी इक्वल आएगा, माइनस बी ए साइन ऑफ थीटा के। क्यों, क्योंकि हमारे पास ए क्रॉस बी से जो दूसरा वेक्टर मिलता था वो क्या मिलता था, सी मिलता था, और बी क्रॉस ए से जो दूसरा वेक्टर मिलेगा वो तीसरा वेक्टर वो हमारे पास माइनस सी होगा। तो फिर हम लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी हमारे पास बी क्रॉस ए की इक्वल नहीं होता। क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी हमारे पास सी की इक्वल होता है और बी क्रॉस ए हमारे पास माइनस सी की इक्वल होता है, बी क्रॉस ए हमारे पास किसकी इक्वल होता है, माइनस सी के। तो यहाँ से हमें एक और बात पता चलती है कि हमारे पास जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है इसमें हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करता। स्केलर प्रोडक्ट में करता था, ए डॉट बी डॉट ए की इक्वल आता था, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि ए क्रॉस बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वेक्टर सी आता है।
जब बी क्रॉस ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर माइनस सी हमारे पास आता है, क्योंकि हमारे पास जो वेक्टर सी है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट हो जाती है। फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वेक्टर सी पॉजिटिव, फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन वेक्टर सी नेगेटिव। इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जिस तरह हमने कल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया था, आज हम एक्सप्लेन करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट को। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट्स। अब पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करके आगे कि जो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को होल्ड नहीं करता, डजंट होल्ड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट में होल्ड नहीं होता। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी हमारे पास बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। अब दूसरी बात, दूसरी प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है पैरेललिज्म, पैरेललिज्म प्रॉपर्टी, पैरेललिज्म प्रॉपर्टी। अब पैरेललिज्म प्रॉपर्टी में कंसिडर हमने करना है दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स को, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं कंसिडर टू नॉन ज़ीरो परपेंडिकुलर वेक्टर्स, या आप वेक्टर सिंपल भी कह दें, कंसिडर टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स। हमने क्या कर दिया, दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स कंसिडर कर दिए। अब पैरेललिज्म प्रॉपर्टी है तो जो दो वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर्स होंगे। कंसिडर टू नॉन ज़ीरो पैरेलल वेक्टर्स, और उन पैरेलल वेक्टर्स को मैं ए और बी कह देता हूँ। मैंने दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स ले लिए ए और बी, ये मेरे पास वेक्टर ए और ये मेरे पास वेक्टर बी, दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। तो जब इनके दरमियान हम वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। अब वेक्टर प्रोडक्ट तो डायरेक्शन लाजमी शो करनी है, और डायरेक्शन को शो करने के लिए यहाँ पे हम एन यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। अब देखें दोनों वेक्टर के दरमियान एंगल कितना है, ज़ीरो, ठीक है। तो साइन ऑफ 0 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। इट्स मीन ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ए बी साइन ऑफ 0, ठीक है। तो साइन 0 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा जी, 0 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह अगर इस पैरेललिज्म प्रॉपर्टी को हम इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर डिस्कस करें, ठीक है, पैरेललिज्म प्रॉपर्टी को हम इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर डिस्कस करें, पैरेललिज्म प्रॉपर्टी इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, पैरेललिज्म प्रॉपर्टी इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होते हैं, मैंने आपको कल बताया था कि हमारे पास 3 एक्सेस होते हैं, एक्स वाई एंड जेड। इलांग एक्स एक्सिस जो आपके पास यूनिट वेक्टर होता है उसको आप आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलांग वाई एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आप जे से रिप्रेजेंट करते हैं। इलांग एक्स एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आप के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब दो पैरेलल हम यूनिट वेक्टर्स लेंगे, ठीक है, कंसिडर टू नॉन ज़ीरो यूनिट वेक्टर तो हमारे पास नॉन ज़ीरो होता ही नहीं है, सबसे पहली बात ये है, ठीक है। तो इसीलिए हम कह देते हैं कि दो नॉन ज़ीरो हम यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, ठीक है। एक यूनिट वेक्टर हमारे पास आई और दूसरा यूनिट वेक्टर भी हमारे पास आई, ठीक है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा हमारे पास 1 होता है, ठीक है। तो ये हमने दो यूनिट वेक्टर्स ले लिए। इनके दरमियान जब हम वेक्टर प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे, इनके दरमियान जब हम किसको फाइंड करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आई यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई सेकंड वेक्टर। साथ हम क्या यूज़ करते होते हैं, साइन ऑफ थीटा, साथ हम क्या यूज़ करते थे, साइन ऑफ थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई मॉड में लिखते हैं, ठीक है। साथ हमारे पास क्या आ जाता है, एन यूनिट वेक्टर आ जाता है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ आई यानी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। इधर भी मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर होगा, क्या होगा, 1। एंगल दोनों के दरमियान कितना है, 0। तो साइन 0 किसकी इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। इट्स मीन आई क्रॉस आई जो हमारे पास होगा वो हमेशा हमारे पास क्या होगा, 0। इसी तरह जो हमारे पास जे क्रॉस जे होगा, जो हमारे पास क्या होगा, जे क्रॉस जे, ये भी किसकी इक्वल आएगा, 0 के। के क्रॉस के जो हमारे पास होगा ये भी किसकी इक्वल होगा, 0 के। कल हमने स्केलर प्रोडक्ट डिस्कस किया था, उसमें आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 के इक्वल आया था। यहाँ पे आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के किसके आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास, ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी।
ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी। अब इसको डिस्कस करने के लिए कंसीडर हम करेंगे टू नॉन ज़ीरो परपेंडिकुलर वेक्टर्स। कंसीडर टू नॉन ज़ीरो परपेंडिकुलर वेक्टर्स। हमने दो नॉन ज़ीरो परपेंडिकुलर वेक्टर्स को कंसीडर करना है। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक वेक्टर ए और ये मेरे पास क्या है वेक्टर बी, ये एक दूसरे के क्या है मेरे पास परपेंडिकुलर। तो जब इनके दरम्यान हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो ए क्रॉस बी हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए बी साइन ऑफ थीटा के साथ एन यूनिट वेक्टर। तो देखें एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। तो ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ए बी साइन ऑफ 90 इंटू एन यूनिट वेक्टर। ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ए बी साइन 91 के इक्वल होता है एन यूनिट वेक्टर। तो सिंपली आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ए बी, ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ए बी। अब इसी तरह अगर इस ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करें इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, इसी को अगर आगे हम एक्सप्लेन करें यूनिट वेक्टर में, तो इसी तरह यूनिट वेक्टर के केस में भी सबसे पहले हम एक्सिस बनाएंगे, एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड। along x axis unit vector I, along y axis unit vector j, along z axis unit vector k। अब सबसे पहले अगर मैं ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी को इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर i क्रॉस j फाइंड करूं, i और j आपस में क्या है, i और j आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो अगर i क्रॉस j के दरमियान आप वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करें तो i क्रॉस j हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, यूनिट वेक्टर i इंटू यूनिट वेक्टर j। ये मेरे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ i इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ j इंटू साइन ऑफ थीटा। साथ हम क्या यूज़ करेंगे, n यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखें i क्रॉस j मेरे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, i क्रॉस j इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ i 1, मैग्नीट्यूड ऑफ j 1, साइन थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, साइन ऑफ 90 n यूनिट वेक्टर। तो i क्रॉस j इज़ इक्वल टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, साइन 90 भी 1 आ जाएगा। तो तीनों को 1 1 इंटू 1 इंटू 1 आपके पास क्या आ जाएगा 1, आगे आपके पास क्या n यूनिट वेक्टर। अब यहाँ से बात को समझिए, i क्रॉस j। अब देखें i और j मेरे पास दो यूनिट वेक्टर हैं। मैं यहाँ पे आपको मैंने एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बताई है और एक क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये i वेक्टर मैंने लिख दिया, ये j वेक्टर मैंने लिख दिया और ये मैंने k वेक्टर लिख दिया। ठीक है, जब आप i और j का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, जब आप i और j का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो n यूनिट वेक्टर है ये हमारे पास तीसरा वेक्टर आएगा। तो i क्रॉस j के केस में जो हमारे पास तीसरा वेक्टर आता है वो कौन सा आता है, k आता है। तो इस n की जगह आप क्या लिख देंगे, k लिख देंगे। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये k की वैल्यू हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। इसी तरह जब j और k के दरमियान, j क्रॉस k, जब इनके दरमियान आप वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो j और k के बाद दूसरी वैल्यू, तीसरा वेक्टर आपके पास कौन सा आ रहा है, i आ रहा है। तो j क्रॉस k आपके पास किसकी इक्वल हो जाएगा, i यूनिट वेक्टर की इक्वल हो जाएगा। इसी तरह i और j का हो गया, j और k का। अब k और i का, आप किसका हम फाइंड करेंगे, k और i का। जब k क्रॉस i के एलॉन्ग आप यूनिट फाइंड करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो k और i के बाद आपके पास क्या आ रहा है, j, तो आपके पास क्या आ जाएगा, j यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यानी i क्रॉस j k के इक्वल, j क्रॉस k i के इक्वल, और इस तरह k क्रॉस i किसके इक्वल हो जाएगा, j के इक्वल हो जाएगा। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करें तो इसी को i j को अगर मैं j क्रॉस i कर दूं, j क्रॉस i, तो क्लॉकवाइज में करेंगे तो हमारे पास k आएगा। क्लॉकवाइज में हमारे पास वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव, तो माइनस k हो जाएगा। इसी तरह j क्रॉस k है तो k क्रॉस j कर दें तो क्या आ जाएगा, माइनस i आ जाएगा। i क्रॉस k कर दें तो i क्रॉस k आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस j। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से इजीली याद होनी चाहिए। ये किस तरह का सर्कल बनाएं, ठीक है, उसमें सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएँ, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएँ। जब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे i को j से मल्टीप्लाई करेंगे k आ जाएगा। इस तरह j को k से मल्टीप्लाई करेंगे i आ जाएगा, k को i से मल्टीप्लाई करेंगे j आ जाएगा। जब आप इसी तरह फिर क्लॉकवाइज रोटेशन में आएंगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा। जहाँ पे k आता है वहाँ पे माइनस k आ जाएगा, जहाँ पे i आया था माइनस i आएगा, जहाँ j आता है माइनस j आ जाएगा। तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे याद रखनी होंगी। अब इसके बाद लास्ट है हमारे पास कंपोनेंट्स फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट इन कंपोनेंट्स फॉर्म। यानी कंपोनेंट्स फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स सपोज मेरे पास एक वेक्टर ए है
दूसरा वेक्टर मेरे पास क्या है बी। वेक्टर ए के कंपोनेंट ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, वेक्टर बी के कंपोनेंट बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड। वेक्टर ए के जो कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के लांग यूनिट वेक्टर आई, वाई के लांग जे, जेड के लांग के, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर भी लिखते हैं आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर। इस तरह यहाँ पे भी आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर। तो अब जब इसको हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट कंपोनेंट्स फॉर्म में लेंगे तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, हम यहाँ पे इसको इसके कंपोनेंट में जब रिजॉल्व करें तो हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं इस तरह। सबसे पहले आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स, बी वाई, बी जेड। अब ये जो हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा, यहाँ से हमने एक्सपेंड करना है बाय R1, यानी रो 1 से हमने क्या करनी है एक्सपेंशन इसकी करनी है। तो हम साथ लिख देते हैं एक्सपेंडिंग बाय R1, यानी R1 को हमने क्या करना है एक्सपेंड करना है। अब सबसे पहले मेरे पास यूनिट वेक्टर कौन सा है आई, ठीक है आई लिख लिया। अब मैंने फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है, उसके अलावा सारे एलिमेंट्स को लिख लेना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा आई एज इट इज़ ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। इसके बाद आई के बाद क्या आ रहा है जे, तो माइनस फार्मूला से जे। अब आपने इसी तरह फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को छोड़ देना, बाकी सारे एलिमेंट लिख लेने। तो आपके पास क्या बन जाएंगे ए एक्स ए जेड, ए एक्स ए जेड और बी एक्स बी जेड। आगे क्या है हमारे पास के है, तो फार्मूला से प्लस के। फिर आपने क्या करना है फर्स्ट रो को एज इट इज़ और लास्ट कॉलम को आपने क्या कर देना छोड़ देना, बाकी सारे एलिमेंट लिख देने। तो आपके पास क्या आ जाएगा ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। ये आपके पास इस तरह का रिलेशन बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करते जाएं। ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू आई हमारे पास एज इट इज़, ठीक है। अब देखें इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें ए वाई बी जेड, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें माइनस ए वाई बी वाई। ए और बी को हमने अरेंज करके पहले लिख दिया, माइनस जे एज इट इज़ जे को लिख दिया। अब देखें आपके पास क्या आ जाएगा ए एक्स को बी जेड से मल्टीप्लाई करें ए एक्स बी जेड, दरमियान में माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें ए बी को हम साथ पहले ही लिख लेते हैं ए जेड बी जेड अरेंज करके लिख लिया, ठीक है। इसी तरह प्लस के ए एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दें बी वाई माइनस, इसी तरह इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें ए वाई बी एक्स। अब देखें ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, हमने सारा उसको इस तरह ऐसे सीक्वेंस में क्या कर दिया लिख दिया। अब यहाँ पे देखें मेरे पास जे के साथ माइनस की साइन आ रही है, इसको आपने प्लस में कन्वर्ट करना है। तो देखें ये माइनस का सिंबल है, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस। जब इस फॉर्म को उठा के इसको ए जेड बी जेड को जब मैं इधर लिख दूँगा, ठीक है, इसको मैं उठा के उधर ले जाऊँगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा ए एक्स बी यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ये एज इट इज़ आई इंटू ए वाई बी जेड माइनस ए वाई बी वाई, ये एज इट इज़। अब इस माइनस को मैंने प्लस बनाना है, तो माइनस को प्लस बनाने के लिए देखें ये माइनस का सिंबल है, माइनस को अंदर अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, माइनस को अगर आप अंदर क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू माइनस आपके पास क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो जब आप माइनस को थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस जे हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस जे हो जाएगा। जब प्लस जे होगा तो इस सिंबल को आप पहले लिख लें ए जेड, इस टर्म को बी जेड, इसके साथ फिर क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस को मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस ए एक्स बी जेड प्लस के इंटू ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। यहाँ पे खाली इस माइनस के सिंबल को हमने प्लस में कन्वर्ट करना है। तो माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए इस माइनस को थ्रू आउट अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो इधर आपके पास प्लस का साइन था, प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा। तो इस माइनस वाले टर्म को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये माइनस इंटू माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस आपके पास क्या हो जाएगा प्लस। तो इस वाले टर्म को हमने पहले लिख दिया, तो सिंपली आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये जो आपके पास रिलेशन आएगा, दिस रिलेशन रिप्रेजेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट्स इन कंपोनेंट फॉर्म। ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट किस में आता है कंपोनेंट फॉर्म में आता है। अब इसकी अगर आपको कोई बोले कि एग्जांपल क्या है वेक्टर प्रोडक्ट की, तो देखिए टार क्या है हमारे पास, सबसे बेस्ट एग्जांपल टार्क, टाई इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, यानी फोर्स और मोमेंट आर्म को आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको टार्क मिलता है, टर्निंग इफेक्ट मिलता है। इसी तरह
हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है L इज़ इक्वल टू आर क्रॉस पी, यानी कि रेडियस और लीनियर मोमेंटम को आप मल्टीप्लाई करते हैं आपको एंगुलर मोमेंटम मिलता है। इस तरह हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, F इज़ इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, यानी हम चार्ज की वेलोसिटी को और मैग्नेटिक फील्ड को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, हमें तीसरी क्वांटिटी कौन सी मिलती है, मैग्नेटिक फोर्स मिलती है। तो ये हमारे पास सारी की सारी एग्जांपल किसकी है, वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल है। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक डिटेल से समझ आया होगा। इसके अलावा किसी किस्म की किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम या किसी चीज़ की अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। इंशाल्लाह जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मोमेंट ऑफ फोर्स और टर्निंग इफेक्ट के बारे में, टार्क के बारे में होगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।